हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। अब हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। एक्चुअल में ये लीनियर मैथमेटिक्स का भी पार्ट है। आप किसी भी मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आज के डेट में मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्या हम इससे मदद ले सकते हैं, इसके विषय में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सेट है क्या। तो देखिए, सेट की कहानी हमारे आपके जीवन में बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चे थोड़े से भी समझदार हो जाएं, साल, 1.5 साल, 2 साल के होते हैं, तो कलेक्शन की बात करते हैं। तो तरह तरह के अपने पसंद के खिलौने जमा करना शुरू करते हैं। तो उन सारे खिलौनों के कलेक्शन को, उनके पास कुछ नंबर ऑफ खिलौना जमा हो जाते हैं और हर खिलौने को बड़ा सहेज के रखता है। तो एक्चुअल में वो जो खिलौने का ग्रुप है उसको आप सेट बोल सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो फिर वो अपने बैग, अपने बुक को कलेक्ट करके रखता है, अपने पेन पेंसिल का कलेक्शन रखता है, इरेजर शार्पनर उसके साथ ऐड करता है। और धीरे धीरे जब वो क्लास 1 में, 2 में, 3 में जाता है तो उसके पास अपने बुक का कलेक्शन होता है, जो बुक की पढ़ाई होती है। 10th क्लास में जाता है तो उसके पास फिर सलेक्शन, हर क्लास में वो अलग अलग आगे बढ़ते जाता है, उसका कलेक्शन अपना ज़रूरत के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक वो कलेक्ट करके रखता है। तो इस कलेक्शन के ग्रुप को एक्चुअल में मैथमेटिक्स में अगर हम आगे बढ़ें तो ये कलेक्शन सिर्फ क्लास या स्कूल से संबंधित तो है नहीं। हमारे पास तो बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं इस तरह के। आज जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि बिहार के तमाम जो शहर हैं उनका कलेक्शन हम बनाएं कि उसमें कितने शहर हैं, देश में कितने स्टेट हैं, इनका कलेक्शन हो सकता है। हर स्टेट में कितने गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है, उनका कलेक्शन हो सकता है। और पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं, उनका कलेक्शन हो सकता है। इंडिया में कितने रिवर हैं, उनका कलेक्शन होगा। कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने कॉलेजेस हैं, इन सब का कलेक्शन हम बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप में हम तैयार करते हैं। तो एक्चुअल में सेट एक कलेक्शन है। सीधी सी बात अगर कही जाए तो सेट कुछ भी नहीं है, उसमें ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, लेकिन है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ न कुछ मेंबर होंगे। उस ग्रुप में अगर हम कलेक्शन करते हैं तो ग्रुप होगा और उस ग्रुप को ही हम बोलेंगे सेट। और उस ग्रुप के अंदर जो होंगे उनको हम उनका एलिमेंट या मेंबर बोल सकते हैं। सीधी सी इतनी सी कहानी है। तो ये क्या कहता है, ज़रा डिफिनीशन ज़रा देखा जाए। बोलता है कि सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं हम कि सबसे पहले अगर सेट की बात हो तो हम लिखें 1 2 3 4 5, इस तरह से ग्रुप बना लिए। ये हो गया सेट। लेकिन इस सेट का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक अल्फ़ाबेट हमने दे दिया, इस पूरे ग्रुप का नाम हमने रखा ए। तो इस तरह से हम सेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टर्म है अनऑर्डर। अनऑर्डर का देखिए मतलब क्या है कि अगर हम इसी वैल्यू को हम ऐसे लिखें 1 2 5 4 एंड 3, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट ऑर्डर में है ही नहीं, अनऑर्डर्ड है। मतलब सेट के सारे मेंबर की जो वेटेज है वो बिल्कुल बराबर है। वो आगे रहे पीछे रहे, उनके पोजीशन से हम उनके मेंबरशिप को नहीं काउंट करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड। इसके साथ एक बात और है कि क्या हम इसमें किसी सेट को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही वैल्यू को 2 बार लिख सकते हैं? लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी वैल्यू को, डुप्लीकेट वैल्यू की एंट्री का कोई मतलब नहीं है सेट में, क्योंकि उसकी काउंटिंग की ओर बढ़ेगी और उसका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। मतलब सेट में जितने भी
एलिमेंट होंगे वो जनरली इंडिपेंडेंट रखे जाएंगे, उनके डुप्लीकेट वैल्यू को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हम ध्यान में रखें, क्योंकि ये ग्रुपिंग जब हम कर रहे हैं तो एलिमेंट की कर रहे हैं, एलिमेंट के नंबर काउंटिंग की बात हम नहीं बोल रहे हैं। इस सेट का एलिमेंट अगर 2 है तो 2 3 टाइम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अगर मेंबर है तो है। किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट के भी अलग अलग यूनियन होते थे, यूनियन का मतलब क्या है, वो एक सेट है, उसमें जितने भी मेंबर हैं उस यूनियन के ग्रुप है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी अपना अपना मेंबरशिप चलाती हैं, तो उनके भी अपने मेंबर ग्रुप हैं। तो सेट में एक से अधिक बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा और ऑर्डर का कोई बहुत महत्व नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग होने चाहिए। डिफरेंट कहने का मतलब हो गया कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड सेट में नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। अब सवाल है कि केवल इस रिप्रेजेंटेशन से ही सेट क्लियर समझ में आती है। अब जरा सा एक बात हम देखें कि एक सेट हम बनाते हैं अभी बी, इस सेट के मेंबर में हम लिखते हैं 1, हम लिखते हैं क, हम लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट जी, हम लिखते हैं हैश, हम लिखते हैं डॉलर और हम इसको क्लोज कर देते हैं। इस सेट में अलग अलग मेंबर हैं, लेकिन इस कलेक्शन को कोई कॉमन नेम दिया जा सकता है, इस कॉमन नेम से इसकी पहचान बताई जा सकती है। मतलब ये क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए। सेट को जनरली जब भी आप सेट मेंबर की बात करेंगे तो मेंबर सारे जनरली किसी न किसी एक यूनिक ग्रुप के मेंबर होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह के सेट का कोई मतलब नहीं है। इसमें आपने नंबर भी डाल दिया, हिंदी अल्फ़ाबेट भी डाल दिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी डाल दिया, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर दिया, तो इनका कोई डिफिनीशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि डिफाइंड होना चाहिए। जब भी हम सेट की बात करेंगे तो उनको पहले से जो भी सेट होगा वो डिफाइन किया जा सके, ऐसा आप कुछ ना कुछ डिफाइन आप कर सकें उस सेट के प्रॉपर्टी के बारे में, तब हम उसको सेट बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये ग्रुप जो है ये हमारे हिसाब से ये सेट नहीं हो सकता। इस तरह के सेट बनाने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं एक ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप का एक कॉमन नेम होना चाहिए। कॉमन नेम मतलब ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए। किसी भी मामले में हम ये नहीं कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, लेकिन ये तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर है। तो अगर नंबर का ग्रुप है तो हम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं किसी को। लेकिन ये कौन सा सेट है, ये कौन सा ग्रुप है, तो हमें नहीं पता चलेगा। ग्रुप में अलग अलग मेंबर अलग अलग प्रॉपर्टी के आ जाएं तो सेट में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते हैं। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट that has some common feature and represented by any symbolic representation or name। जैसे यहाँ पर हमने नेम की बात की है। जनरली देखिए होता क्या है कि कोई भी सेट का अगर नाम आप रखें तो मैथमेटिकल, देखिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली हम बाइंड होते हैं। हम हमेशा कैपिटल लेटर में सेट का नाम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरह से रखेंगे। और उसके मेंबर की बात होगी, मेंबर में भी हम कैपिटल स्मॉल रख सकते हैं, लेकिन अगर हमको मेंबर रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ हम जनरली अगर ए बी सी स्मॉल भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली अगर हम नए हैं तो हम प्रयास ये करेंगे कि अगर अल्फ़ाबेट का कोई सेट है तो उस अल्फ़ाबेट के लोअर केस लेटर को हम उसका मेंबर बनाएंगे और सेट का नाम तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। ये स्पष्ट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखिए मैथमेटिकली एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो मैथमेटिकली हमारे पास दो तरीका है सेट के रिप्रेजेंटेशन का। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन
इन 2 वेज। पहला कंडीशन है कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिखाएं आप, जैसे 1 डायमेंशनल एरे में हम एलिमेंट दिखाते हैं, ठीक वही कंडीशन है। शर्त यहाँ है कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दे रखा है। एक सेट एग्जांपल के तौर पर हमने दोनों ही रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको। पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो इन दोनों ही फॉर्म या नोटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास एक सेट हमने बनाया जिसमें सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम जानते हैं AEIOU होगा। तो इस सेट को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कैसे करेंगे, जरा सा देखिए। इस सेट का नाम हमने रखा है A, हम B रख सकते हैं, C रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन, चूंकि ये ग्रुप पूरा कॉमन है तो ग्रुप का नेम ही सेट का नेम होता है, तो हमने A से रिप्रेजेंट किया। उसके मेंबरशिप में हमने किसको डाला, AEIOU। अभी जैसा कि हमने अभी समझा है, हम अगर ऐसा लिखें AIOE एंड U, इन दोनों सेट में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड मतलब हमने ए को यहाँ पर सेकंड पोजीशन में रखा, यहाँ फोर्थ पोजीशन में रखा। पोजीशन कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट है। तो हम केवल मेंबर की काउंटिंग करते हैं कि इसमें 5 अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, वॉवेल के रूप में आते हैं। तो वॉवेल के रूप में हमने AEIOU को डिफाइन किया है, और ये रिप्रेजेंटेशन ही है हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा कंडीशन है जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा आसान होता है, ऐसे लिखने में थोड़ा सा टेढ़ा महसूस होता है बच्चों को, लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें हर मेंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आता है प्रॉपर्टीज़, कि सेट की प्रॉपर्टी को ही हम डिफाइन कर देंगे, एलिमेंट की बात हम नहीं करेंगे। एलिमेंट आप प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन कर लें, आप समझ लें। अगर बच्चों को एग्जामिनेशन में जनरली क्या होता है कि उसके प्रॉपर्टी के आधार पर वो बता दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे एलिमेंट या मेंबर को लिखा जाए या बताया जाए, उनकी प्रॉपर्टी आप समझ गए तो आप उसके मेंबर एलिमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। यह इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है मैथमेटिक्स में, कि इसमें तो सीधे सीधे एलिमेंट हैं, हमने यहाँ पर एलिमेंट नहीं दे करके उनकी प्रॉपर्टी बता दी है कि ये एलिमेंट हैं इस मेंबर के, इस सेट के मेंबर। अब देखिए इसको कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। ए, द मेंबर ऑफ ए इज एक्स सच डैट, इसको कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाता है, पढ़ेंगे सच डैट एक्स इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बात तो वही हमने कही है कि एक्स के जो मेंबर हैं, इस सेट के जो मेंबर हैं वो एक्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और एक्स सिंगल नहीं है बल्कि वो क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? इट इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने वही बात अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कह दी। ये कहना आसान है, हम ऐसे रिप्रेजेंट अगर कर दें कि A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज या एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब सिर्फ इतना लिखना, जेड रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर नंबर का। अब पूरे इंटीजर नंबर को अगर हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या यह संभव है? सारे इंटीजर नंबर माइनस से लेके प्लस तक, इनका रेंज तो आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटिव से ये शुरू होंगे, और यहाँ से -2, -1, 0 एंड 1, 2 सो ऑन, फाइनली चले जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर तक। तो इतनी बात लिखने से बेटर है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में चले जाएं और छोटी सी बात कह दें और बच्चे आसानी से इसको समझ लें। तो सेट थ्योरी में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो बुक वगैरह में पढ़ने को मिलेंगे, वो
लोअर लेवल पर तो क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को सीधे हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में जहाँ भी होगा क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो निश्चित रूप से सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे, और इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए। मेंबर बिल्कुल क्लियर डिफाइन नहीं किए जाएंगे, आपको मेंबर समझ लेना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सेट। तो सेट की प्रॉपर्टी को और बताया जाएगा, उसके आधार पर उसके मेंबर को डिफाइन करना होगा या समझना होगा, आप उसको टेबुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये बात हमने लिखा है तो एक्चुअल में हमने यही बात तो बताई है, तो आप अपने से फिर बना लें कि इनकी बात हो रही है, लेकिन AEIOU की बात हो रही है, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया। हमने सीधे लिखा कि द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A इज X सच दैट X इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मैथमेटिक्स की अगर बात हो रही है तो मैथमेटिकल्स में कुछ वेल डिफाइंड सेट हैं जिनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी हमने यहाँ लिखा। आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख लीजिए कि X इज ए सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू Z। Z मीन्स इंटीजर नंबर। अब जहाँ भी Z होगा, जैसे देखिए सम इंपॉर्टेंट सेट जो हैं हमने यहाँ पर लिख रखा है N कैपिटल N, हम समझ रहे हैं कि वो मेंबरशिप की बात करेगा, सेट की बात करेगा, तो कैपिटल N हमेशा ही द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि ये इनकी कहानी शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस बात को हम सीधे N लिख देने से क्लियर हो जाएगा कि आप किन की बात कर रहे हैं। दूसरे में देखिए Z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ऑल इंटीजर का मेंबरशिप तो अभी हमने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से जाएगा। अगर सेट के मेंबर हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हों तो देखिए इनको हम Z प्लस से डिफाइन करेंगे। जनरली प्लस यहाँ लिखा जाएगा या बगल में भी होता है, लेकिन जनरली ऊपर में सुपर स्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है A स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पर Z प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब द मेंबर ऑफ दिस सेट इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर नॉट नेगेटिव। तो नेगेटिव को हमने हटा करके सिर्फ पॉजिटिव की अगर बात की तो Z प्लस से डिनोट किया जाएगा। फिर Q है, बड़ा पावरफुल है, रेशनल नंबर के लिए हम डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के मेंबरशिप में क्या आएंगे, जितने भी X बाई Y के फॉर्म में नंबर हैं 1/2 1/5, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है रियल नंबर। रियल नंबर में 1.5 1.6 आप इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनकी बात हम करें तो वही माइनस इन्फिनिटिव से चल कर के -1 लिख लें, कम से कम एक नंबर हो, फिर उसके बाद 1 होगा। अब बढ़ते बढ़ते हम प्लस इन्फिनिटिव की बात करें, इनका मेंबर कुछ कम हो गया, ये 0 तो आ जाएंगे, लेकिन बाकी 1 2 एंड प्लस इन्फिनिटिव की बात होगी। यहाँ पर हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर मतलब 1/2 की बात हो, 1/4 की बात हो, 1/7 की बात हो, इस तरह के जो नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मतलब यहाँ पर 0 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.0 हो सकता है, 3.5 हो सकता है एंड सो ऑन। इस तरह से आप यहाँ इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। अगर हम सेट ऑफ ऑल होल नंबर की बात करें तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में हम आप जानते हैं कि होल नंबर में नंबर 0 भी ऐड होता है और प्लस नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसका मतलब है कि सेट बिल्डर फॉर्म में अब ये इस तरह से सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेट बिल्डर फॉर्म में चले जाएं, आप सीधे लिख दें X बिलोंग्स टू Z, बिलोंग्स टू N, बिलोंग टू Z प्लस, बिलोंग टू Q, बिलोंग्स टू R एंड W। इसी से क्लियर हो जाएगा कि इस इनकी मेंबरशिप कैटेगरी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है और कौन कौन से मेंबर इनके हो सकते हैं। तो इसको तो हमें याद रखना है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही सारे क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में। हम ऐसा लिख सकते हैं कि
जो भी रिप्रेजेंटेशन है हम अगर ऐसा लिख दें, x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन आप इस तरह से लिखें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 15, या इसको 10 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मेंबर क्या होंगे, ऑल इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड एक कंडीशन और हमने दे दिया कि x का वैल्यू 0 से 10 के बीच ही होगा, तो 0 to 10 होगा नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतने नंबर को डिफाइन नहीं करके हम इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, एक बात होती है जैसे हमने लिखा 1 2 and 3, एक टर्म आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्डिनलिटी जो होता है वो मेंबर एलिमेंट के नंबर को बताता है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या है 3 है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी अगर हम इस तरह से लिखें तो इक्वल टू 5। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ मेंबर किसी भी सेट में कितने नंबर हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। अब दो अलग अलग सेट में अगर सेम नंबर हो, भले ही नंबर अलग अलग हो, लेकिन उनकी कार्डिनलिटी एक हो सकती है। अगर दूसरा कोई सेट हो उसमें भी 5 ही एलिमेंट हो, भले ही वो 5 नंबर हो, तब भी हम, जैसे अगर हम एक बी सेट बना ले और हमने इस सेट का मेंबरशिप तय किया है 1 2 3 4 and 5, तो इनकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी, ये भी 5 होगा। तो हम बोल सकते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब ये ध्यान में आपको रखना है, कार्डिनलिटी सिर्फ मेंबर के नंबर की काउंटिंग बताता है, मेंबर एलिमेंट की इक्वलिटी की बात नहीं करता हो। यहाँ पर अलग नंबर है, यहाँ पर अलग है, लेकिन टोटल मेंबर कितने हैं इनकी बात करता है कार्डिनलिटी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सेट क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड सेट हो सकता है, वेल डिफाइंड हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफाइंड होगा, उनकी कैटेगरी या प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएगी, और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है, ऑर्डर का कोई मायने नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इस सेट की प्रॉपर्टीज होगी जो बताएगा कि इस सेट के मेंबर कौन से लोग बन सकते हैं, सारे लोग तो नहीं बन सकते। और किसको हम सेट बोलेंगे, जिनको हम कहीं ना कहीं डिफाइन कर सकें। अगर डिफाइंड नहीं हो, अलग अलग तरह का जिसका मीनिंगलेस अगर एलिमेंट का कलेक्शन हम कर लें, या अलग अलग डिफरेंट फील्ड के 2 4 5 आइटम को हम जोड़ लें, तो उनको सेट नहीं बोल सकते, ये ध्यान में रखना है। तो सेट को हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट को डिफाइन करना, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों ही फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद अलग अलग जो इम्पोर्टेंट जो वेल डिफाइंड है, इसको बदला नहीं जा सकता। आप अपने मन से किसी भी इंटीजर वैल्यू को ए मान लें, बी मान लें, मानने की ज़रूरत नहीं है। आप वेल डिफाइंड जो है उसको याद रखेंगे, ताकि मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में सीधे तौर पर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो एन जो है वो कलेक्शन है ऑल नेचुरल नंबर का, जेड ऑल इंटीजर की बात करता है, जेड प्लस क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, डब्ल्यू क्या है, इतना तो जरूर याद रखेंगे। और इसके बाद एक टर्म आया कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में कितने हैं, केवल काउंटिंग की बात है, हम नंबर के एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट के काउंटिंग, कितना मेंबर है किसी सेट में, वो उसकी कार्डिनलिटी को शो करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।